हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स के हम दो चैप्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट और इससे आने वाले सभी के सभी थ्योरी को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर की। इसके अंदर स्टूडेंट एक एक फार्मूला मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं यहाँ से मैट्रिक्स क्या कहता है। तो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से मैट्रिक्स की बात करें तो क्या कहता है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। एक मैट्रिक्स जो होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। जो ऑर्डर होता है वो m और n एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रो, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ रो जो होता है वो m होता है और नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो n होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से एक डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन कंसिडर करूँ, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। ये हमने क्या किया, दो लीनियर इक्वेशन कंसिडर कर लिया। अगर हम इसके कोफिशिएंट को लिखें 2, 3, 7, 5, तो स्टूडेंट ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगा। और आप इसको भी लिख सकते हो किस तरह से, 8 और 5, ये भी बनेगा क्या, एक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है ना। तो इसके अंदर यानी कि जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो, यानी कि फर्स्ट रो। और ये क्या होगा, सेकंड रो। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, इसको हम बोलते हैं सेकंड कॉलम। ठीक है। और ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। और रो को हम क्या बोलते हैं, m, और कॉलम को हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो इसी तरीके से आप और भी मैट्रिक्स यहाँ पे बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम होता है। समझ में बात आई? आइए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या कहा हुआ है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप यहाँ पे क्या है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4 और 6। ठीक है। इसके अंदर 1 रो है और 3 कॉलम है। ये जो 1 है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर एक रो होता है तो उसको बोला जाता है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम, यानी कि 2, 4 और 6। अगर इस तरह का मैट्रिक्स हो तो उसको क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इसके अंदर 3 रो और 1 कॉलम, यानी कि ये जो 1 है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर बोला हुआ है जीरो मैट्रिक्स। कहता है एन मैट्रिक्स m इंटू एन मैट्रिक्स हुज एलिमेंट इज जीरो। अगर किसी भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट अगर जीरो होता है तो उसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6 और 8 ले लेते हैं। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, या फिर 2, 4, 6, 8, 3, 2, 1, 3, -1। ये भी क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज अनइक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर अनइक्वल है तो इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। या ऐसे कह दीजिए, या 2, 4, 6, 8, 1, 3, या फिर इसको ऐसे कह दीजिए। समझ में बात आई? नेक्स्ट मैट्रिक्स है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ना दो टाइप होता है। फर्स्ट टाइप क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, 2 और 3। ठीक है। एक मैट्रिक्स और लेते हैं, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 3, 4 और 0। इसको हमने क्या कहा, देखिए
जो हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और सेकंड होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो भैया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल है भाई, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। अगर डायगोनल के सभी नीचे वाले एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी क्या है, डायगोनल। अगर ये डायगोनल के ऊपर के अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसको क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ से क्या कहता है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है बच्चों को। इसमें देखिए क्या कहता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो 1 0 1 0 0 और 2। कहने का मतलब ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 और 2। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और लेते हैं, 1 0 0 0 2 0 0 1 सॉरी 0 और -4। तो ये भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स को अगर मुझे इस मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, DIAG और 1 2। और अगर मुझे इसको लिखना होगा डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में तो DIAG इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 2 -4। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अभी जब मैं तीनों को समझाऊंगा तो तीनों में बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। देखिए स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखिए ये जब स्केलर मैट्रिक्स की हम बात करते हैं ना तो डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम होता है। ठीक है ना, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बोथ दोनों हो सकता है। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 1। अगर डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर हमें इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको I2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो 2 है ना ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद एक मैट्रिक्स और लिखते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको भी हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए तीनों में डिफरेंस आपको समझाता हूँ। डायगोनल एलिमेंट में, डायगोनल मैट्रिक्स में सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब तीनों सेम नहीं होगा, कोई भी दो डिफरेंट हो सकता है, ये दो सेम हो सकता है। और स्केलर मैट्रिक्स में सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट 1 होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, बट स्केलर मैट्रिक्स कैन नॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए क्या बोला हुआ, इक्वल मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, क्या यहाँ से एक मैट्रिक्स कंसिडर करता हूँ, ABCD इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तभी होगा जब उनके मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। इसका भी ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर सेम है, और इज इक्वल टू के साइन से वो कनेक्टेड होगा। और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3 और D इज इक्वल टू 4। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। अब देखिए उसने क्या कहा हुआ है। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस की। अब ये ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर अगर हमने ऑपरेशन लगाया, जैसे एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हम इसको किस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए फर्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हम बेटा दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर दोनों के दोनों सेम हो। दो मैट्रिक्स हो, तीन मैट्रिक्स हो, चार मैट्रिक्स हो, हम तभी ऐड कर सकते हैं जब सभी के सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो कैसा हो, सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 4 6 और 8 है, और बी कोई मैट्रिक्स है
ये क्या है 2 4 7 और 3 है। तो चेक करो दोनों का ऑर्डर सेम है ना, तभी हम इस मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं ऐड कर सकते। और जब भी हम ऐड करते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करते हैं, 2 को 4 के साथ, 4 को 4 के साथ, 6 को 7 के साथ, 8 को 3 के साथ। और जब भी हम इसको ऐड करते हैं तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें गिवन होता है, आफ्टर एडिशन उसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें मिलता है। अब इसका डेफिनेशन देखिए क्या कहता है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है इफ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर वी से दैट दे आर कंपेटेबल एडिशन एंड देयर सम इज a प्लस बी इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। यही मैंने आपको समझाया। अगर ए कोई मैट्रिक्स एम और एन ऑर्डर का दिया हुआ है, बी कोई मैट्रिक्स एम और एन ऑर्डर का दिया हुआ है, तो जब आप इसको ऐड करोगे दोनों मैट्रिक्स को तो ऑर्डर भी एम इंटू एन का ही मिलेगा। आइए नेक्स्ट देखिए क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमने एडिशन किया सेम हमें वैसे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। और सब्ट्रैक्शन और एडिशन में डिफरेंस सिर्फ माइनस का है, बाकी रूल और रेगुलेशन बिल्कुल वही अप्लाई होना है कि अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है, ठीक है, तभी आप इनको क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। अगर मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 4 6 8 1 3, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 2 3 4 5 -1 2 3 -2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है भाई, 2 रो है 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो और 3 कॉलम है। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आइए और आगे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। अब बात करते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। अब ये नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसको मैंने कहा 2 4 6 और 8 बोल दिया, ठीक है। अगर मुझे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए मुझे माइनस ए निकालना है ना, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 6 और 8। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, -2 -4 -6 और -8। यही होता है सिंपल सी कहानी सब्ट्रैक्शन ऑफ, सॉरी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। कहता है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है एम एन एन ऑर्डर का, तो अगर हमें माइनस ए निकालना है तो क्या होगा, माइनस ए आई जे ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिक्स एडिशन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि अगर हम मैट्रिक्स के एडिशन की बात करें और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इनका जो प्रॉपर्टीज़ है दोनों का अलग अलग होता है, सेपरेट होता है। तो क्या कहता है देखो, इफ़ ए एंड बी आर द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तो इसके अंदर a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, आंसर हमें सेम मिलेगा। फिर बोला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। तो जब हम मैट्रिक्स के एडिशन की बात करते हैं तो क्या होता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद है इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी कर लें या फिर a प्लस बी प्लस सी कर लें। आपने ये छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा बहुत डिटेल में। उसके बाद क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी, ये एडिटिव आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करता है। फॉर एनी मैट्रिक्स ए देर आर नल मैट्रिक्स जीरो ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, मतलब कि अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, अगर हमने इसके अंदर जीरो ऐड कर दिया तो क्या आएगा, ए मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स, मतलब कहने का यह है फॉर एनी मैट्रिक्स, अगर ये एम इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो बी ए मैट्रिक्स, अगर हमें माइनस ए निकालना है तो क्या आएगा, ये आंसर आएगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 4 8 और 9, ठीक है। तो अगर हम इसका इन्वर्स निकालें, अगर माइनस ए निकालें तो क्या आएगा भाई, यहाँ से आएगा -2 -4 -8 -9, ठीक है। और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव का उल्टा ही क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। आइए और आगे चलते हैं, देखिए अब क्या बोला हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है 2 3 6 और 8 गिवन है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं 2a, ठीक है। और a जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 3 6 और 8, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 6 12 और 16। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब क्या है कि ये
मैट्रिक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो सकता है। यही बोला हुआ उसने कि इफ़ के इज़ एनी स्केलर एंड ए इज़ एनी मैट्रिक्स। के जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स है ना, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, और ए जो है वो क्या है, एक मैट्रिक्स है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट, हमने क्या किया, इन सभी मैट्रिक्स को 2 से इंडिविजुअली हमने सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बाय के इज कॉल्ड स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, बाय के इज डिनोटेड बाय दिस। देखिए ठीक है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और अगर हमें के ए निकालना है तो हम सभी के सभी एलिमेंट को क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो अगर कोई दो स्केलर क्वांटिटी है के और एल, अगर हमें दो स्केलर क्वांटिटी गिवन है के और एल, और इसको अगर हमें ए से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, के को एल से ए को के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए को एल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है अगर के है और दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन है, ठीक है ना, तो और हम इसको सिंपल के को ए के साथ कर सकते हैं और के को बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर के एल कोई दो स्केलर क्वांटिटी है और के और एल जो है ना कोई नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तब तो वो जीरो ही बन जाएगा सभी के सभी एलिमेंट। तो देखो के एल इंटू ए दिया हुआ है, ठीक है, तो के और एल ए, मतलब कहने का ये है कि पहले के को बाहर रखिए और फिर एल ए को, मतलब पहले एल ए को मल्टीप्लाई करो बाद में के से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट है अगर हम किसी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर भी बेटा क्या आएगा, सेम आएगा। अगर यहाँ पे माइनस ए है तो इज इक्वल टू माइनस ए होगा। तो ये सिंपल छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है, आपको पहले से मालूम होगा। आइए नेक्स्ट यहाँ से क्या कहता है, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या कंडीशन होता है। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा लेकिन मैं आपको बेसिक सारा चीज़ कवर करा दूंगा कि हम इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अब जैसे मान लो कि ए कोई मैट्रिक्स है 2, 4, 6 और 8, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है 2, 3, 7 और 8। तो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, हम किसी भी दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब 2, 4, 6, 8 इंटू 2, 3, 7, 8। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये भी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मिलेगा वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा इसके अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल और लेते हैं, यानी कि यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 1, 3। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है अभी डिस्कस करते हैं। 2, 3, 1, 2, 1, -1। ये देखो 2 रो 3 कॉलम है और ये 3 रो 2 कॉलम है ना। तो क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो बेटा क्या है, इक्वल है। और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या ऑर्डर मिलेगा, 2 इंटू 2 का ऑर्डर मिलेगा। ठीक, इसको रिवर्स करके देख लीजिए, 1, 3, 1, 2, 1, -1 और 2, 4, 6, 8, 1 और 3। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 रो 2 कॉलम और ये 2 रो 3 कॉलम। चेक करो, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें ऑर्डर क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 का ऑर्डर मिलेगा। समझ में बात आई। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक सिचुएशन आपको और लेके समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए 1, 2 और 3 है और इधर 1, 2 और 3 है। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है भैया, 3 रो 1 कॉलम और ये 1 रो 3 कॉलम। ठीक है भाई, 3 रो 1 कॉलम और 1 रो 3 कॉलम। देखो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 का ऑर्डर मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखिए यही हमने यहाँ पे सिचुएशन लिया हुआ, यही यहाँ पे उसने समझाया हुआ है। ठीक, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो अगर हम इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें
तो कहता है क्या कि ए बी सी आर एनी 3 सुटेबल मैट्रिक्स। अब ये सुटेबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि हमने ऐसा मैट्रिक्स लिया है जो मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कि ऐसे ए बी सी 3 मैट्रिक्स लिए हैं कि अगर हम किसी को किसी मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। देखो क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है ना, और बी और सी दो मैट्रिक्स ऐड हो रहा है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और अगर ए बी दो मैट्रिक्स हैं और यहाँ पे सी है तो इस कंडीशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। क्या बोला है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब कि ये दोनों देखो ना एडिशन की प्रॉपर्टीज है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द अबव लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। ये क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। अगर ए बी दो मैट्रिक्स है तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर दो, बाद में सी को कर दो, फिर इसमें पहले बी और सी को कर दो, बाद में ए को कर दो, ठीक है ना। लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ऑर्डर हमेशा यही रहेगा। समझ में बात आई। जैसे मान लो कि अगर 2 इंटू 3 है इज इक्वल टू 6, तो 3 इंटू 2 भी क्या होता है, 6 होता है ना, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं तो। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, जो मैट्रिक्स का एलिमेंट जो मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले लिखा है उसको पहले लिखना है, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखना है, ठीक है। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है m और n ऑर्डर का, तो अगर हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। फिर कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स m और n ऑर्डर का है और अगर हम उसको जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ऑर्डर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। आई मीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, जीरो ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, भैया अगर यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है, देखो ए अगर कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 और 8 गिवन है, ठीक है। और उसने ये कह दिया, क्या उसने फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है। और उसने क्या कहा, एफ ए बताओ। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि x की जगह पे क्या कर दो, a पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस x की जगह पे क्या पुट करना है, a पुट करना है। तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 3 इंटू आई हम इसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 4 6 8 इसको हम लिख देंगे 2 टाइम्स 2 4 6 8 प्लस a मैट्रिक्स वापस से लिखेंगे 2 4 6 8 प्लस 3 इंटू 1 0 0 1। अब कहोगे सर आपने यहाँ पे आई क्यों लगा दिया, तो बेटा अगर हम इन मैट्रिक्स के अंदर 3 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिंपल हम एडिशन 3 नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं। देखो अब बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब ये ट्रांसपोज क्या कहता है, देखो कि जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है 2 4 6 8 1 और 3। अगर ए कोई मैट्रिक्स गिवन है ना, और हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर हम छोटा सा क्या करते हैं, टी लगा देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या करो, पहले कॉलम को पिक करो, रो में लिख दो 2 6 1, फिर अगले कॉलम को पिक करो, रो में लिख दो 4 8 और 6। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखो क्या कहता है, इफ़ जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो m इंटू n का ऑर्डर है, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो a को हम 8 डैश या फिर 8 से डिनोट करते हैं। इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम a बाय द इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में लिख देते हैं और कॉलम को रो में लिख देते हैं। आइए नेक्स्ट कंडीशन यहाँ से क्या कहता है, अगर हम इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अगर हम ए के ए का ट्रांसपोज दोबारा करते हैं तो वो ए के इक्वल आ जाता है। अगर लैम्डा ए का ट्रांसपोज करते हैं तो लैम्डा ए ट्रांसपोज होता है, मतलब कि अगर लैम्डा ए है, अगर होल ट्रांसपोज किया
तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस ए का होल ट्रांसपोज है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज का यहाँ पे नेगेटिव लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर सकते हैं। अगर ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कर सकते हैं। और अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हम इसको लिखते हैं। आइए देखो नेक्स्ट यहाँ से देखो क्या कहता है हमसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर ए ट्रांसपोज कर दें, सॉरी कोई भी मैट्रिक्स है अगर ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर दें और वो डायरेक्ट ए के इक्वल आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में बात आई? चेक करो, पहले इसको पिक करो 3 -1, फिर इसको लिखो -1 और 5। चेक करो ना कि अगर हमने ए का ट्रांसपोज किया तो ए के इक्वल ही तो आ गया वापस से, नहीं। अगर इसको पिक करो ए एच जी लिखो, इसको पिक करो एच बी एफ लिखो, इसको पिक करो जी एफ सी लिखो और चेक करो दोनों सेम है कि नहीं है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज करने के बाद अगर वैसी सेम आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, अगर हम ए का ट्रांसपोज कर दें और अगर वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे देखिए ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज निकालो, यहाँ क्या लिखोगे 0 5, यहाँ क्या लिखोगे -5 0, ठीक है। तो ए एज इट इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 -5 5 और 0। तो चेक कर लो ना ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आया कि नहीं आया, सेम ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या कहता है, देखो अब डिटर्मिनेंट आ गया। स्टूडेंट यहाँ से जो है ना भाई, यहाँ से जो है देखिए इसमें एक छोटा सा कंडीशन और समझ लीजिए, ठीक है। इसी में एक छोटा सा कंडीशन और समझ लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करो, अगर कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करो तो आपका फॉर्मूला लगाना है a प्लस ए का ट्रांसपोज। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो अगर आप उसके अंदर a प्लस ए का ट्रांसपोज कर दोगे तो ये ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ गए? अच्छा, अगर आपसे कहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो अगर आप a माइनस ए का ट्रांसपोज कर देते हो तो ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। एक फार्मूला और बनता है यहाँ से, आपसे पूछता है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा इसके अंदर आप क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, 1/2 इंटू, ऐसे मत लिखो इसको, ऐसे लिख देता हूँ 1 प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। और ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आपका ए के इक्वल, ठीक है। आइए अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। देखो अब यहाँ से चैप्टर नंबर नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, डिटर्मिनेंट। तो देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है, कहता है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली कंडीशन तो ये कि डिटर्मिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, ठीक है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ऑर्डर अगर हमें ये दिया हुआ है और ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, वी कैन एसोसिएट अ यूनिक रियल नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स डिनोटेड बाय दिस एंड दिस। कैसे, देखो अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, क्या a इज इक्वल टू ए, अगर एक ही एलिमेंट गिवन है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखोगे। कैसे, ऐसे, इस तरह से 2 वर्टिकल लाइन लगा दिया तो उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट।
अगर हम यहाँ से क्या करें, ए डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो अगर एक एलिमेंट है तो इसका आंसर भी यही आएगा। अगर हम यहाँ से एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, अगर हम यहाँ से एक मैट्रिक्स और बी ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, चलो छोड़ो, 2 4 6 और 8, ठीक है। तो अगर हम इसका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो 2 4 6 और 8 हमें इसको पहले इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। और इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 8, साइन हमेशा माइनस का आएगा, और 6 इंटू 4, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ से 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करें तो सी है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैंने डायरेक्ट इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अक्सर स्टूडेंटों को इसमें परेशानी होता है। सबसे पहले क्या करोगे, ये 1 1 कंसिडर करोगे, यहाँ लिखोगे A11, 1 1 से रिलेटेड ये और ये डिलीट हो जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। देखो तो क्या होगा, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, गॉट इट। फिर यहाँ पे साइन लगाओगे माइनस का, फिर लिखोगे 1 2 एलिमेंट, यहाँ पे लिखोगे A12, और 1 2 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, ठीक है। तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, ठीक है जी। फिर यहाँ पे साइन आता है पॉजिटिव का, फिर लिखोगे 1 3, A13 इंटू 1 3 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, तो यहाँ से क्या बचा, A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, ठीक है। तो हम 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आइए नेक्स्ट देखो, यहाँ से क्या कहता है, हम क्या करते हैं, माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। तो अब ये माइनर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 2 4 6 और 8, ठीक है ना। तो माइनर को हम क्या करते हैं, M11 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड रो और कॉलम को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और जो एलिमेंट बचता है वही उसका माइनर कहलाता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 से रिलेटेड ये और ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 8, तो यहाँ पे क्या आया 8। फिर उसके बाद अगर हम M12 की बात करें तो 4 से रिलेटेड ये डिलीट तो क्या आएगा 6, क्या आएगा 6। फिर अगर हम M2 1 की बात करें तो इससे रिलेटेड ये डिलीट तो क्या बचा 4। फिर M22 की बात करें तो ये डिलीट तो क्या बचेगा 2। और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये जो एलिमेंट है M11, तो कोफैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको ऐड करो, अगर ये इवन है तो माइनर ही क्या बन जाएगा, कोफैक्टर। A12 इसको ऐड करो, क्या आएगा ऑड, 1 और 2 को ऐड करोगे तो 3 एक ऑड नंबर है, तो माइनर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम A21 निकालना चाह रहे हैं तो ये -4 होगा, और A22 निकालना चाहते हैं तो ये एज इट इज़ 2 रहेगा। तो इस तरह से बच्चे हम क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं, ठीक है। अगर हम 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करें तो देखो, अगर हम 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करें तो ले लेते हैं एक मैट्रिक्स 2 4 -1 1 2 3 -5 4 और 2, ठीक है। इसका हमें माइनर निकालना है, तो देखो इसका हमें क्या करना है, माइनर निकालना है। तो क्या लिखेंगे, M11, तो इससे रिलेटेड ये डिलीट 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 इज इक्वल टू -8। फिर M12 1 2 से रिलेटेड ये है, इससे रिलेटेड ये डिलीट, तो यहाँ से क्या बचा
1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और -5 प्लस ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 17। फिर निकालोगे M13, 13 से रिलेटेड क्या होगा, 13 जो होगा वो ये होगा, ये डिलीट और ये डिलीट, तो क्या बचा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 और -5 इंटू 2 प्लस का 10 इज इक्वल टू 14। फिर अगर हम M21 निकालना चाह रहे हैं तो इससे रिलेटेड ये डिलीट 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस और 4 तो ये हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 12। फिर M22 इससे रिलेटेड ये डिलीट 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस -5 इंटू 1 -5 प्लस 5 तो -5 आएगा तो -1। फिर M23 से रिलेटेड क्या होगा, ये और ये डिलीट, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 8 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 20 इज इक्वल टू 28। सिमिलरली आप यहाँ पे 3 1 निकाल लोगे, 3 1 से रिलेटेड देखो ये, इससे रिलेटेड ये डिलीट तो क्या आएगा 4 3 जा 12 माइनस 4 -2 करोगे, सॉरी 2 से -1 को मल्टीप्लाई करोगे -2 तो माइनस प्लस 14। फिर M32 से रिलेटेड क्या होगा, ये है, ये डिलीट 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 तो माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 7। फिर M33 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस और 4 को 1 से किया तो 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को A11 से रिप्रेजेंट करो तो क्या आएगा -8। फिर A12 इसका साइन चेंज कर दोगे तो -17, A13 निकालोगे तो ये एज इट इज़, A21 निकालोगे तो -12, A22 निकालोगे तो क्या आएगा एज इट इज़। फिर A23 निकालोगे तो क्या आएगा -28, A31 निकालोगे तो 14 और A32 निकालोगे तो -7 और A33 निकालोगे तो 0। ठीक है, ये हो गया माइनर और कोफैक्टर की कहानी। यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ कि हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो देखो, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करो, जो भी आपको कोफैक्टर दिया हुआ है, जो कोफैक्टर निकाला है इसका मैट्रिक्स बना लो। तो -8 -17 -8 -17 14 फिर -12 -1 -28 14 7 0 14 -7 और 0, इसका क्या कर दो ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ पे एडजॉइंट A इज इक्वल टू -8 -12 14 -17 -1 सॉरी नहीं, ठीक है, ये -7 आएगा यहाँ। ठीक है, फिर 14 -28 और 0। ठीक है जी, समझ गए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। आइए और आगे चलते हैं। स्टूडेंट, हमारे सिलेबस में प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम यहाँ से डिस्कस नहीं करने वाले। अब उसने क्या कहा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें डिटर्मिनेंट का यूज़ करके। तो आप कैसे निकालोगे, देखो, अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका एरिया निकालना है A B और C। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इनके पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, x1 y1 x2 y2 और x3 और y3। तो इसका एरिया आप कैसे निकालते हो, यहाँ पे लिखो 1/2, डिटर्मिनेंट का साइन लगाओ, फिर यहाँ पे लिखो क्या x1 y1, फिर यहाँ लिखो x2 y2 x3 y3, फिर 1 1 और 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, आपका एरिया आ जाएगा। अगर वो कहता है कोलिनियर प्रूफ करो, ठीक है ना, कोलिनियर प्रूफ करो, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, तो यहाँ से जो
एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा उसका अगर आंसर 0 है तो उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। आइए और आगे चलते हैं। देखो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ से स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्या कहता है यहाँ से कि ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हम एडजॉइंट निकालते कैसे हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला है क्या, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इस कंडीशन को क्या करता है भैया, सेटिस्फाई करता है। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू वाई थ्री इज इक्वल टू एडजॉइंट इंटू ए। क्योंकि ये ऑर्डर जो है वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे I3 लिखा हुआ है। अगर 2 इंटू 2 का लोगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट यहाँ से देखो क्या कहता है कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स तभी होगा जब दो मैट्रिक्स ए और बी है। भाई दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए बी दो मैट्रिक्स गिवन है, और अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करें या बी ए को मल्टीप्लाई करें, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। आइए ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको मिल सकता है। अब देखिए, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए इनवर्स देन इट इज़ यूनिक। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर हम उसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है ना, तो वो क्या हो सकता है, वो यूनिक आंसर मिलेगा उसका, ठीक है। अच्छा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ से क्या होता है, मैं बात करूँगा कि हम इन्वर्स निकालते कैसे हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स, अगर ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं और अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और अगर हम ए डिटर्मिनेंट ले लें और वो नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो क्या करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है। क्या कहा हुआ है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ ए डिड नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज ए इज टू बी साइड टू नॉन सिंगुलर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना ये नॉन सिंगुलर आएगा, ठीक है, आप इसको ठीक कर लेंगे। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो सिंगुलर और डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट यहाँ से देखो क्या कहता है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल इफ नॉन सिंगुलर। कोई भी ए मैट्रिक्स, कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो सिंगुलर तभी होगा, सॉरी उसका इन्वर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। समझ में बात आई, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ए इन्वर्स निकालना है तो मैं छोटा सा कहानी बताता हूँ आपको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 पे क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 में आपको निकालना है डिटर्मिनेंट जो कि नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। फिर स्टेप नंबर 2 पे आप क्या करोगे, उसका निकालोगे माइनर। स्टेप नंबर 3 पे क्या करोगे, उसका निकालोगे कोफैक्टर। स्टेप नंबर 4 पे क्या करोगे, उसका निकालोगे एडजॉइंट। और सभी की सभी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है अब तक। और स्टेप नंबर 5 में क्या करोगे, इन्वर्स निकालोगे जिसको हम a रेज टू पावर -1 से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a। समझ में बात आई कि नहीं आई, ठीक है। आइए तो इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमें ए इन्वर्स निकालना है तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया। फिर क्या कहता है, इफ़ ए बी सी आर द ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर ए नॉन सिंगुलर गिवन है ये, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे बी सी आ जाएगा। बी ए इज इक्वल टू सी ए है तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बी सी आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो बी इज इक्वल टू सी इज ट्रू ओनली when determinant is not equal to 0, otherwise there do exist matrix A B C such that AB is equal to AC होगा बट B not equal to C होगा, ठीक है। अगर ये डिटर्मिनेंट इसका 0 आ जाता है, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो AB is equal to AC बन जाएगा बट B is equal to C
नहीं होगा। ठीक है, एक फार्मूला और है, क्या कहता है, इफ़ ए आर द इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स सम ऑर्डर सेम ऑर्डर ए बी इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। अगर ए बी का होल इन्वर्स है तो हम इसको बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स लिख सकते हैं। अब ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ए का ट्रांसपोज निकालें तो ये भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स है या फिर ए इन्वर्स का ट्रांसपोज है, दोनों सिचुएशन में सेम आंसर आता है। इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर 3, तो अगर हम उसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिटर्मिनेंट रेज टू पावर 2। अगर ऑर्डर 3 है तो ये, और इसका यूनिवर्सल फार्मूला क्या होगा, अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1, और n जो होगा वो क्या होगा, ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर है ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर हम एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए निकालना चाहते हैं तो इसका फार्मूला बच्चा पार्टी ये होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये वाला शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कहता है। अब यहाँ से ना सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द डिटरमिनेंट मेथड आ गया। यहाँ से क्या होगा, आपको इक्वेशन दे रखा होगा, इक्वेशन का टाइप क्या होता है, दो इक्वेशन होता है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन का जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह से गिवन होगा। ठीक है, इक्वेशन का फॉर्मेट जो होगा वो ये गिवन होगा, a1x b1y c1z a2x b2y c2z और a3x b2y, और स्टूडेंट यहाँ पे ना 3 आएगा भाई, यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू d3। अब इसको हम किस तरह से लिखते हैं वो देखिए। ठीक है, ये जो है ये इक्वेशन का टाइप गिवन था। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें, डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो भाई फर्स्ट टॉपिक है यहाँ से सॉल्यूशन ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन। अगर आपको दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखो a। ठीक है, सॉरी, हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करने लग रहे हैं। किससे सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, a1 b1 a2 और b2। सबसे पहले यहाँ से डिटर्मिनेंट d बनाओगे, फिर यहाँ से d1 बनाओगे, इसकी जगह पर क्या लिखोगे, c1 c2, और फिर b1 b2 एज इट इज़। फिर इसका भी डिटर्मिनेंट निकालोगे, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालोगे, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, a1 a2 एज इट इज़, और इसकी जगह पर क्या लिखोगे, c1 और c2। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, ये d3 है, सॉरी d2 है, d2 है। ठीक है, अब यहाँ से अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 है, तो फार्मूला x इज इक्वल टू क्या होगा, d1 अपॉन d, और y इज इक्वल टू क्या होगा, d2 अपॉन d। आइए अब ये जो है क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी है। देखो ये क्या कहता है, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। तो क्या कहता है, देखो सबसे पहले क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे। अगर डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट कहलाएगा, इंडिपेंडेंट कहलाएगा, और एक्स वाई का एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, लाइन इंटरसेक्ट करेगा, और फार्मूला ये लगेगा। ठीक है, अगला कंडीशन है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, d1 और d2 0 नहीं आया, भाई d1 और d2 नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इक्वेशन जो है वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, और लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा। ठीक है, अच्छा अगर d1 d2 और d तीनों 0 आ जाता है तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, इंडिपेंडेंट कहलाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, और लाइन जो है वो कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो अब स्टूडेंट यहाँ से है क्रैमर रूल ही, लेकिन अब यहाँ से 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया हुआ है। ठीक है ना, अब 3 इक्वेशन लिया हुआ है, 2 इक्वेशन नहीं लिया हुआ है। तो अगर आप इसका क्रैमर रूल निकालोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ से भाई सबसे पहले यहाँ से क्या करोगे, d बनाओगे। तो d कैसे बनाओगे, a1 a2
A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3। पहला डिटर्मिनेंट बना दिया, डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। फिर यहाँ से D1 बनाओ, पहले वाले कॉलम की जगह पे क्या लिखो, D1, D2, D3, और ये दोनों कॉलम सेम, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो D2, D2 में पहले वाला कॉलम ये सेम A1, A2, A3, मतलब कि ये वाला सेम, और यहाँ पे क्या लिखोगे D1, D2, D3, और ये वाला भी सेम, एक डिटर्मिनेंट और बन जाएगा। फिर यहाँ पे निकालो D3, D3 जब निकालोगे तो ये सेम यहाँ लिखोगे D1, D2 और D3, तीनों को क्या कर देना है, डिटर्मिनेंट निकाल देना है। और डिटर्मिनेंट अगर D नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ये वाला नॉट इक्वल टू 0 है पहले वाला, तो क्या होगा, x निकालने के लिए D1/D2, y निकालने के लिए D2/D और z निकालने के लिए D3/D कर दोगे। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, देखो ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करता है, तो कहता है क्या कि अगर D नॉट इक्वल टू 0 है, भाई अगर इसमें D नॉट इक्वल टू 0 है तो द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट कहलाएगा, डिपेंडेंट कहलाएगा एंड यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, और ये फॉर्मूला अभी बताया आपको। अगर D 0 आ गया, D1, D2, D3 नॉन जीरो, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा और नो सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर ये चारों कंडीशन 0 है, D, D1, D2 और D3, तो देन सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, एंड इन दिस केस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, देन इट विल इनफाइनाइटली सॉल्यूशन और सिस्टम इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसमें और इसके पहले वाले में डिफरेंस है, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आइए अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। अब हम यहाँ से पहुँच गए हैं कहाँ पे, जब हम मैट्रिक्स को इक्वेशन को हम किससे सॉल्व करते हैं, बाय द मैट्रिक्स मेथड या फिर एडजॉइंट मेथड कह सकते हो आप इसको। इसके पहले जो दोनों मेथड था वो क्रैमर रूल था, ये उसका मेथड जो है वो अलग है। देखो आपको अगर ये इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले x के कोफिशिएंट को लिखोगे तो ये A मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर आप x y z निकालना है तो कैपिटल X इज इक्वल टू क्या होगा, x y z होगा, और जो ये वैल्यू गिवन है इसको हम क्या कहते हैं, D1, D2 और D3 कहते हैं, ठीक है। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो इसके अंदर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का क्या क्राइटेरिया है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट इज हैज़ यूनिक सॉल्यूशन ऑन गिवन x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, भाई अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया एंड, तो सबसे पहले क्या करोगे, एडजॉइंट A इंटू बी निकालोगे, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड, देखो सबसे पहले क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो क्या करोगे, एडजॉइंट A इंटू बी निकालोगे। अगर ये 0 आ गया, भाई यहाँ से अगर ये 0 आ गया तो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। और अगर डिटर्मिनेंट फिर से 0 है तो एडजॉइंट A इंटू बी निकालोगे, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। यानी कि मेरे भैया इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई और कर देता हूँ। देखो अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तब तो ये कंडीशन समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट मान लीजिए 0 आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसमें बच्चा पार्टी 2 कंडीशन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, पहले निकालोगे एडजॉइंट A इंटू बी, अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर एडजॉइंट A इंटू बी निकालोगे और ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा और नो सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो वीडियो था, तो स्टूडेंट इसी टॉपिक के साथ इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ। इस वीडियो में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो ना
तो भाई एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं कहीं से भी। ठीक है, मानता हूँ कि वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया है। ठीक है, अराउंड 40 to 60 मिनट्स का वीडियो होगा, लेकिन अगर आप इसको स्पीड को बढ़ा करके 1.5, अगर 1.75, 1. अगर 2x पे अगर आप देखते हो, है ना, तो आपको सभी के सभी कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक के अंदर कोई भी शॉर्टकट यूज़ नहीं किया, बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें मैं बताता चला गया। ठीक है, तो मिलता हूँ फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।